रहीम प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो नए रिकॉर्ड कायम हुए। तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ और बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 72,400 का हाई लेवल टच किया और इख्तिताम 72,000 के लेवल पर हुआ। तारीख में पहली दफ़ा हमने हाई लेवल पे ट्रेडिंग देखी 100 इंडेक्स की और इख्तिताम भी हाई लेवल पे हुआ। हाई लेवल का जो इख्तिताम हुआ है वो 692 पॉइंट्स के साथ हुआ है। मजमूई तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त का रुझान देखा गया। रिफाइनरी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मार्केट दो नए रिकॉर्ड बना गई है आज और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात का नतीजा है कि मार्केट के अंदर रिकॉर्ड तेज़ी रही। उसके अलावा बैरूनी सरमायाकारी का जो तसलसल है वो स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 216 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 139 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई है। मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में आज 24 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 60 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इंटरबैंक मार्केट में अगर मैं डॉलर की कीमत की बात करूं तो 278 रुपये 38 पैसे पे डॉलर कल बंद हुआ था। आज उसमें 1 पैसे का इजाफा हुआ है। 278 रुपये 39 पैसे पे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बंद हुआ है। इसके अलावा आज बड़ी अहम मूवमेंट रही PM की। कराची के अंदर उनकी आमद हुई है एक रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जवाद शरीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस कम्युनिटी और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस कम्युनिटी से तफसीली बात हुई और अगली मुलाकात का वक्त तय पा गया है। अगली मुलाकात के लिए बिजनेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद आना है। 1 मई को यकम मई को बिजनेस कम्युनिटी इस्लामाबाद पहुंचेगी और 2 मई को वज़ीर आज़म के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। सबसे अहम पॉइंट जो डिस्कस हुए हैं आज की मीटिंग में वो हुए थे एनर्जी टैरिफ के। बिजली और गैस महंगी है, रिकॉर्ड महंगी है और 9 सेंट पर बिजली की डिमांड की थी IMF से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने और वजारत ने, जिसको मुसरत कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि अगर हमें इतनी महंगी गैस और बिजली मिलेगी तो हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट तो दूर की बात है, हम अपनी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा सकते। बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे है, वियतनाम हमसे आगे है। जब तक हमें सस्ती बिजली और गैस नहीं दी जाएगी हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी बात हुई, पे इजाफी ड्यूटीज़ के हवाले से बात हुई, ब्रीफिंग दी गई और PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप इस्लामाबाद आएँ और मुतालिका मिनिस्ट्री से मुलाकात करें, आपके मसाइल जल्द हल होंगे। अंदर और क्या गुफ्तगू हुई अंदरूनी कहानी के हवाले से हम प्रोग्राम के अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे इस हवाले से। और आपको मैं बताऊँगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। IATA ने कहा है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को अभी तक डॉलर्स में रकम अदा नहीं की है। पहला नंबर पाकिस्तान का है और दूसरा नंबर बांग्लादेश का है। IATA ने कहा है कि पाकिस्तान ने 399 मिलियन डॉलर्स अदा करने हैं मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी एयरलाइंस को, जो अभी तक अदा नहीं हुए हैं। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, 332 मिलियन डॉलर्स अदा करने हैं बांग्लादेश ने इंटरनेशनल एयरलाइंस को। और IATA ने मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की वाजिबुल अदा रकम सेंट्रल बैंक की जानिब से जल्द अदा हो जाएँ। आइंदा आने वाले 10 रोज़ में बैनुल अक़वामी माहिदों के तहत पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने इंटरनेशनल एयरलाइंस को डॉलर्स की मद में रकम अदा करनी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस हवाले से यकीनन जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको कोई ना कोई काम करना होगा। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने FBR के 2 SROs के ख़िलाफ़ चेयरमैन FBR को ख़त लिख दिया है। चेयरमैन FBR को जो ख़त लिखा है उसमें ये मतन अपनाया गया है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस कम्युनिटी ने कि 2 SRO का इजरा किया गया है। SRO 351 और SRO 351 और SRO 582 ये 2 SRO का इजरा किया है FBR ने। और इससे अब ये होगा कि जो भी बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी सालाना के बजाय माहाना हर महीने अपनी बैलेंस शीट या अपना रिटर्न जमा कराएगा नादरा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद। और अगर उससे जमा नहीं कराया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसके ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी हर महीने अपनी कारकर्दगी, जो मौशी कारकर्दगी है, उसका प्रूफ जमा कराना होगा। तो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। चेयरमैन FBR को ख़त लिखा है कि इन 2 SROs को फ़ौरन वापस लिया जाए। वैसे ही तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुल्क में नहीं हो रही। अगर FBR ऐसे SRO का इजरा करता है तो उससे जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो मुंजमद हो जाएंगी। हर माह रिटर्न और बैलेंस शीट को जमा नहीं करा सकते। FPCCI के सदर ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो रहा सा कारोबार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त की दूसरी कॉपी FPCCI ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इरसाल कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, खुशाइन बात है, पाकिस्तान की एक माह में IT एक्सपोर्ट रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। मार्च 2024 में IT एक्सपोर्ट 19% इजाफे से पहली बार 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। इससे पहले इतनी ज़्यादा IT एक्सपोर्ट हमने एक महीने में नहीं देखी। ये खुशाइन बात है।
दिसंबर 2023 में पहली बार हमारी आईटी एक्सपोर्ट 30 करोड़ 30 लाख डॉलर थी। मार्च में 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। खुशहाल बात है, जाहिर सी बात है, जब स्टेट बैंक फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्टर को तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इसका हमने बराह रास्त असर देखा आईटी एक्सपोर्ट पे। आईटी एक्सपोर्ट को दी जाने वाली खुसूसी फॉरेन अकाउंट की जो सहूलत है वो इजाफे का सबब बनी है। आईटी एक्सपोर्ट रवा माली साल के अख्ताम पर 3.5 अरब डॉलर हो सकती है। जो रवा माली साल चल रहा है हमारा, उसका अगर 9 माह की तखमीना लगाया जाए तो आईटी एक्सपोर्ट में 17% इजाफा हुआ है और 2 अरब 28 करोड़ डॉलर हो गई है, यानी 9 माह में हमारी आईटी एक्सपोर्ट का ये फिगर है। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में सोने की कीमत दोबारा से बढ़ गई है। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा हुआ है। 1100 रुपये इजाफे के बाद 24 कैरेट फी तोला सोना 2,42,000 रुपये पे पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपये इजाफे से 2,07,476 रुपये हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, उसी की वजह से हम लोकल मार्केट में देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो आज जो बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से, उस मुलाकात में क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं और क्या एजेंडा रखा गया है और आइंदा मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी क्या तैयारी करके जाएगी और क्या इनको उम्मीदें हैं कि वाकई इनके मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए। आइंदा वाले दिनों में मजीद रिकॉर्ड कायम होंगे। तसलसल बहाल है रिकॉर्ड बनने का और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो आइंदा वाले दिनों में क्या सेशंस रहेंगे, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आईटी एक्सपोर्ट पर भी प्रोग्राम में बात होगी। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद शेख। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद शेख, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, मुलाकात में क्या एजेंडा डिस्कस हुआ, क्या बातें डिस्कस हुई, अंदरूनी कहानी के कुछ नुकात हमें भी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज प्राइम मिनिस्टर चूँकि पहला दौरा था कराची का और उन्होंने आते ही सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया। मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। हमेशा पिछले दफ़ा भी जब वो केयर टेकर एज ए वो आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे पहले, तो वो जो एजेंडा छोड़ के गए थे वो पीछे केयर टेकर गवर्नमेंट ने चूँकि मुकम्मल नहीं कर सकी थी, तो वो एक तो केयर टेकर जो गवर्नमेंट के बैलेंस जो एजेंडा था, एक तो वो डिस्कशन था। तो हमने सारे इशू पर बात की है और इंशाल्लाह ताला जो है हमारी कोशिश ये है जी कि हम अगले 1 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें काफ़ी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने हमारी चीज़ों को बड़ी अप्रिशिएट किया है। बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री की पोजीशन ऐसी है इस वक्त है कि उसका रिवाइवल ही उसी तरह है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक की गई तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है पूरी टीम को कि आप इसको फौरी तौर पर टेकअप करें और इस पर कोई हल निकालें और इंशाल्लाह 1 मई को जब हम इस्लामाबाद में बैठेंगे तो उस मसाइल का हल भी निकलेगा और उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ठीक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आजकल जो इशू मार्केट में था, एक सेल टैक्स का SRO 350, वो SRO 350 को उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि इसको बाइंस में डालें और ताजिर बरादरी के साथ बैठकर इसकी जो भी इसमें चीज़ें हैं उसको ठीक करें, उसके बाद उसको इशू करें। ये तमाम बातें हमारी जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सेफ सिटी वाला जो प्रोजेक्ट है तो हमने कहा उसको अमली जामा पहनाया जाए ताकि सारे चारों तरफ से जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको भी ठीक किया जाए। उस पर भी उन्होंने हमारी बात पर जो IG साहब थे उनको और चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम होगा और हमारी जितने भी पॉइंट हमने उठाए हैं, ज़ुबैर मोती आला हमारे चेयरमैन BMG ने तमाम मसाइल उनको बताएं और उन्होंने तमाम मसाइल पर एग्री किए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 1 तारीख को आप लोगों की मुलाकात तय है या 2 तारीख को मुलाकात तय हुई है? 1 तारीख को आप लोग वहाँ पहुँचेंगे, तैयारी करेंगे, ब्रीफिंग तैयार और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, फिर 2 मई को फिर आप लोगों की PM से मुलाकात होगी? नहीं जी, पहले तो यही तय हुआ था कि 2 को, लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब की कुछ मसरूफियत की वजह से वो छुट्टी का दिन, चूँकि अब छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स जितने हैं ये रिज़ॉल्व हों, तो अब हम 1 तारीख को वहाँ पर मीटिंग करेंगे और 2 को वज़ीर-ए-आज़म साहब उस मीटिंग का जो भी आउटकम होगा उस पे बैठ कर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस कम्युनिटी भी थी, आप लोग भी मौजूद थे, और कौन कौन सी एसोसिएशंस थी और क्या क्या वहाँ पे एजेंडा रखा गया इसके अलावा? देखिए, प्रेजेंटेशन तो यही थी जो ज़ुबैर मोती आला साहब ने दी है कराची चैम्बर की तरफ से, जी जिसको फेडरेशन ने भी सेकंड किया है। वहाँ पर फेडरेशन के भी नुमाइंदे थे, उन्होंने भी बात की है, बिजली पर बात की है, गैस पे बात की है। एक्चुअली बात तो इंडस्ट्री की रिवाइवल की थी कि किस तरह रिवाइव किया जाए उसे, तो वो ज़ुबैर साहब ने तमाम नकात पेश किए हैं। चूँकि रिपीटेशन ना हो, वैसे वहाँ पर चेयरमैन KPD भी थे और चेयरमैन FBR भी थे, बहुत सारे नुमाइंदे भी थे और जी वज़ीर भी वहाँ मौजूद थे।
और एसोसिएशनों में फेडरेशन और कराची चैम्बर ही नहीं होंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब सामने ये मुद्दा रखा गया कि हमें इतनी महंगी बिजली दी जा रही है, जबकि भारत में, बांग्लादेश में और वियतनाम में बिजली इतने यूनिट पर है, तो इस इतनी महंगी बिजली को हम कैसे कम करेंगे जब आईएमएफ हमारी पहली ही गुजारिश को मुस्तरद कर चुका है? तो इस हवाले से पीएम ने क्या जवाब दिया? देखिए, पीएम हमारी बात से एग्री थे कि इतनी बड़ी, इतनी महंगी बिजली 18 सेंट में अगर हम बिजली ले रहे हैं और बांग्लादेश और वो उससे आधी कीमत से भी कम पे ले रहे हैं, तो हम ज़ाहिर है कंपटीशन में नहीं आ सकते। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जी। हम ये बात पर बिल्कुल एग्री हैं कि जो एक्चुअल रेट है, हम सब्सिडी हमसे जो ली जा रही है, जो दूसरों की सब्सिडी इंडस्ट्री पर डाली जा रही है, हम ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस गैस की है, जो एक्चुअल प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की है, उस पर हम देने को बिल्कुल तैयार हैं। जो कॉस्ट है वो हमसे ली जाए, हम उस पे इंशाल्लाह ताला एक ऐसा एक्चुअल माहौल पैदा प्राइस करेंगे। एक्चुअल प्राइस क्या बनती है बिजली और गैस की? एक्चुअल प्राइस 1300, एक्चुअल 1350 गैस की बनती है। एक्चुअल प्राइस जो ओगरा ने डिटरमिन की थी, उसके ऊपर इन्होंने सब्सिडी डालकर उसको 2400-2500 पे ले गए। तो हम ये कह रहे हैं क्रॉस सब्सिडी हम पे ना डाली जाए, और इंडस्ट्री पे ना डाली जाए। बिजली का जो 1 सेंट 18 सेंट आपको पड़ रहा है, अगर हम इसकी जी एक्चुअल जी, कॉस्ट निकालें तो कितने का पड़ेगा आपको? देखिए 18 सेंट का बिजली का हमें पड़ रहा है और हमारा अपना ख्याल है कि ये बिजली जो है ये 8 और 9 सेंट की होनी चाहिए, जो इस रीजन में सब जगह मिल रही है। नहीं, और 8 और ये 9 एक्चुअल सेंट कॉस्ट है इसकी 8-9 सेंट। जी जी जी, एक्चुअल कॉस्ट 8-9 सेंट है। वो हमने सारा उनको डॉक्यूमेंट दिए हैं कि जी ये बिजली की कॉस्ट है, ये गैस की कॉस्ट है और इन ओरिजिनल कॉस्ट पे हम देने को तैयार है। ठीक है, हम आईएमएफ के दबाव में हैं, जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसमें सब्सिडी नहीं ले रहे। हम तो, हमारे ऊपर तो सब्सिडी दूसरों की डाली जा रही है। हम चाहते हैं वो दूसरों की सब्सिडी इंडस्ट्री से डाल हटा दी जाए और इंडस्ट्री में जो एक्चुअल प्राइस है उस पर दिया जाए। एसआईएफसी की जो तरजीहात है उसमें इस वक्त तो टेक्सटाइल बहरहाल नहीं है, तो इस मौजू पर भी जी, बात हुई है कि एसआईएफसी के प्लान के अंदर टेक्सटाइल के शोबे को भी इन किया जाए और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई कलीदी किरदार अदा करने के लिए सामने आया जाए। नहीं, एसआईएफसी को अप्रिशिएट ज़रूर किया गया है। वो एक ऐसा ऐसा एसआईएफसी है कि हमने ये ज़रूर मुतालबा किया है कि एसआईएफसी के तर्ज पर तमाम इदारों को जो है ना वन विंडो किया जाए, ताकि तमाम टेक्सटाइल और जितने भी सेक्टर्स हैं वो वन विंडो अपना ऑपरेशन करें, जिस तरह एसआईएफसी में है। लेकिन एसआईएफसी में जो इस वक्त 5 कमोडिटीज़ इन्होंने डाली हुई हैं, जी। उसमें टेक्सटाइल की कोई अभी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन हम ये चाहेंगे कि एसआईएफसी में आगे चल के टेक्सटाइल भी है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने क्या कहा है? पहली तारीख को आए, मुतालिका मिनिस्ट्रीज़ से मुलाकात करें, मुतालिका मिनिस्ट्रीज़ में वज़ीर तवानाई भी होंगे, वज़ीर मनसूबाबंदी भी होंगे, तो क्या एजेंडा लेकर आप लोग जाएंगे? जो ब्रीफिंग आपने पीएम को दी, क्या वही ब्रीफिंग आप वहाँ पे रिपीट करेंगे? देखिए, जो जो हमारे मुतालबा थे वो हम एक हार्ड कॉपी की शक्ल में लेके गए थे। वो जी। हार्ड कॉपी की शक्ल पे वहाँ हमने दे दी है। वज़ीर मनसूबाबंदी भी वहाँ थे। मैंने जैसे आपको बताया, मिनिस्टर्स भी थे वहाँ पर और उसके अलावा सेक्रेटरीज़ भी वहाँ पर थे। तो वज़ीर आज़म ने वो सारी ब्रीफिंग जो है वो हार्ड कॉपीज़ उनको दे दी है। हम एक सॉफ्ट कॉपी भी ले गए थे, वो भी उनको दी है जी। यूएसबी में, और इनसे कहा है कि इस पे आप तैयारी करें। और जितनी भी ब्रीफिंग हमने दी है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, उन्होंने इस पर एग्री किया है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है वो अपना किरदार अदा कर सके, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सके और मुल्क के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस सिलसिले में हमारी बातों को सराहा गया है कि जी आप जी। सही पॉइंट लेके आए हैं, सही बातें आप कर रहे हैं। अब ये है कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट साइड है वो कल परसों तरसों बैठेगी। बैठने के बाद पहली तारीख को हमारे साथ कोई उनकी डिबेट होगी, कोई अगर कोई चीज़ें हमसे तलब की जाएँगी हम उन्हें पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पहली तारीख को हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, ताकि 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के सामने हम बैठकर वो और हम अपने एक लाहे-अमल बता अच्छा, सकें, ताकि ये लेट ना हो। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल बैठकर एक एजेंडा तैयार करेगा या दोनों अलग-अलग एजेंडा तैयार करेंगे? देखिए, एजेंडा तो एक ही है। एजेंडा तो उनका भी यही था, हमारा भी यही है कि जी इंडस्ट्री की रिवाइवल जी। और इंडस्ट्री की रिवाइवल और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पानी की शॉर्टेज कराची के अंदर K4 का, उनका भी यही मंसूबा है। हर कराची की जो भी टाउन एसोसिएशन है या कराची चैम्बर है या फेडरेशन है, कराची के लिए यही मुतालबा है और कराची की इंडस्ट्री सर्वाइव ही इन्हीं चीज़ों पर चल सकती है। और चूँकि आप जानते हैं कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब की प्रेज़ेंटेशन, वो कराची के लीडर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के एक मुतहदा लीडर हैं, तो उनकी प्रेज़ेंटेशन पर सब इत्तफ़ाक़ करते हैं। आखिर में ये बता दें, K4 मंसूबे पर कोई बात हुई? पीएम ने कोई हिदायत दी है या इस मौजू को आप बिल्कुल भूल गए? K4 पर जी उन्होंने सबसे पहले हिदायत दी है।
हमारी प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने सबसे पहले K4 का मंसूबा उठाया है और चीफ मिनिस्टर साहब को ये हिदायत दी है कि इसके लिए जो भी फंड है, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए थे जी। कि जिसके लिए फंड जो भी एलोकेट किया गया है इसको फौरी तौर पर मेरे साथ बैठा जाए और इसको हम फौरी तौर पर चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद शेख, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पीएम से मुलाकात खुशाइंद रही। 1 तारीख को पीएम को ब्रीफिंग देंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एजेंडा तैयार करके पीएम से 1 तारीख इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर बात हुई, K4 मंसूबे पर बात हुई, एनर्जी टैरिफ पर बात हुई। खुशाइंद बात है, होनी चाहिए। पीएम ने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, इससे बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। आने आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट को बेहतर करना है तो यकीनन कोई ना कोई हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहाँ पे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ है। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी, रिकॉर्ड तेज़ी का हम समा देख रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। हर्मिट इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का एक रिकॉर्ड, दूसरा हर्मिट इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का। वजूहात क्या है? देखिए, अब इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि आगे पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होने लगे हैं। ये अप्रैल 29 को मोस्ट प्रोबब्ली इसके अंदर जो है स्पेकुलेशन भी हो रही है। साथ में हमने देखा है कि जो ओवरऑल अर्निंग अनाउंसमेंट है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के, वो काफ़ी मुस्बत आए हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा है और कुछ कमिटमेंट्स हैं कि आईएमएफ ये पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 9 से 10 बिलियन डॉलर जून के महीने के अंदर जो है वो हो जाएंगे। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है उनकी तरफ से कंफर्मेशन आई, जिसके बाद जो है इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव हुआ। अच्छा एहसान साहब, ये बताएं कौन कौन से स्टॉक्स में आज हमने ज़्यादा सरमाकारी देखी? सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव थे फाइनेंसर्स के, उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स को फोकस कर रखा था आज? देखिए, मेनली ऑयल एंड बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट देखा गया और उसकी वजह अर्निंग अनाउंसमेंट है। स्ट्रॉन्ग जो अर्निंग अनाउंसमेंट्स होते हैं और फिर जब इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी लेके। और जनरली अगर आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस जो $7 बिलियन का आया, जी। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि बतदरीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है और लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है रिवाइव हुआ है। अच्छा एहसान साहब, आपने करंट अकाउंट सरप्लस होने की बात की। हमारी इंपोर्ट आज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। अगर हमारी रेमिटेंसेज बेहतर ना होती तो आज हमारा करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में ना जाता। तो आइंदा वाले दिनों में हमारी इंपोर्ट मजीद बढ़ सकती है और एक्सपोर्ट कम हो सकती है बाय सोर्स ऑफ एनर्जी टैरिफ। तो क्या समझते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो एक तशवीशनाक बात है कि ये जो सारा सपोर्ट है वो ज़ाहिर है रेमिटेंसेस पर है। $3 बिलियन की जो हमें नज़र आई और ज़ाहिर है वो एक हमें वो उसमें 36% तक इज़ाफ़ा है अगर हम मंथ ऑन मंथ ही देख लें। तो आई थिंक ये एक मेजर रीज़न है मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। बट ज़ाहिर है हमें इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए पॉलिसीज़ लेकर आनी है। तो आगे जाकर जो है हमें नज़र आ रहा है कि आईएमएफ को लेके कुछ गवर्नमेंट की ऐसी जो है रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ होंगी जिसके अंदर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। और आई थिंक कि जहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, स्पेशली हम देख रहे हैं गैस ऑयल की जो है दरामद जो है मोस्ट प्रोबब्ली ईरान की तरफ से उसको भी फोकस किया जा रहा है या रशिया की तरफ से। आई थिंक कि वो भी एक मेजर रीजन होगा कि जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो बरकरार रहे। एफडीआई का फ्लो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सतह पे देखा जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो सतह जो है उसकी इस वक्त तो हम कम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की कीमत के अंदर जो हम देख रहे हैं फॉरेन इनफ्लोज, वो तकरीबन $80 मिलियन हमने देखे हैं कि जुलाई से लेके अप्रैल के माह तक जो है वो रिसीव हुए हैं। तो आई थिंक कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हो रहा है और एफडीआईज हैं उसमें कमी आ रही है। और कमी आने की वजह यही है कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, सिक्योरिटी इशूज हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जिसकी वजह से एफडीआई के नंबर्स वीक हैं। मार्केट इस वक्त भी सस्ती है, पुरकशिश है, उसके बावजूद भी नए आईपीओज मार्केट में लिस्टेड नहीं हो रहे। तो क्या समझते हैं, किसकी गलती है, किसकी कोताही है और क्या इकदाम उठाने चाहिए नए आईपीओज के हवाले से? देखिए, आई थिंक ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, नए आईपीओज को जो है टैक्स नजर रखते हुए जो है रूल्स को जो है वो रिफॉर्म की तरफ लेकर आया जाए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो वो उस बेसिस पर हो कि टैक्स की जो छूट है वो जो है वो इन आईपीओ को दी जाए। साथ में जो है इनकी जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा मुस्तहकम या थोड़ा इजी उनके लिए बनाया जाए ताकि जो है नए आईपीओ जो है वो बिला खौफ जो है मार्केट के अंदर आए। अपकमिंग सेशंस को कहाँ देख रहे हैं? 100 इंडेक्स का 75,000 के लेवल को टच कर सकता है? देखिए, बिल्कुल अब तो ये जो है बिल्कुल ही नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है, लेकिन जून के माह तक जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट के अंदर खातिर ख़्वाह कमी आएगी और जो पॉलिसी रेट के अंदर कमी आएगी तो ज़ाहिर है मार्केट के अंदर दोबारा बुलिशनेस जो है वो देखी जाएगी। इन्फ्लेशन भी जो है वो आने वाले वक्तों में जो अनाउंस होगा वो कम होगा, जिसके बाद पॉलिसी रेट के कम होने की जो इम्कानात है काफ़ी बढ़ चुके हैं।
एहसन साहब, ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। मान लिया कि इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं वो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, तो ट्रेजरी बिल्स की जो शरह में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, क्या ये इस बात को जाहिर नहीं करता कि पॉलिसी रेट, अपकमिंग पॉलिसी रेट अनचेंज रह सकता है? देखिए, जो लास्ट इन्फ्लेशन आई थी वो 20.7% थी, तो अब आने वाली इन्फ्लेशन 17% तक जो है अप्रैल के माह की नजर आ रही है। तो वो ज़ाहिर है पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आएगी। तो इस पॉलिसी अनाउंसमेंट में तो कोई मेजर हम चेंजेस नहीं देख रहे, और ज़ाहिर है इस वक्त जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी प्रूडेंट है, IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहा है नया $6 to 8 बिलियन का। तो आई थिंक कि उसमें काफी प्रूडेंट पॉलिसी होगी और पॉलिसी रेट के अंदर मुस्तहकम हम देखेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद की जो पॉलिसीज हैं उसमें हमने 200 से 400 बेसिस पॉइंट की कमी देखनी है, जिसके अंदर जो है ये जून तक अगर हो जाता है तो हमने मार्केट के अंदर भी सपोर्ट देखना है। साथ में जो है वो हम देखेंगे कि फॉरेन सरमायाकारी के अंदर भी इजाफा होगा अगर लोकल मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पॉलिसी रेट अनचेंज रह सकता है, लेकिन इस पॉलिसी रेट के बाद इसमें हम डिक्लाइन देखेंगे। खुशाइन बात है, अगर शरह सूद जो 22% पर है और बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त हमारी हिस्ट्री की, अगर वो कम होगी तो उसका इम्पैक्ट पूरी ट्रेड मार्केट पर, पूरी इंडस्ट्रीज़ पर पॉजिटिव जाएगा। और आने वाले दिनों में जो सेशंस हैं, यानी ट्रेडिंग सेशंस, 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम नज़र आ रही है, रिकॉर्ड सतह पर नज़र आ रही है। 75,000 का लेवल टच करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक हुआ, मैं साथ ही। पाकिस्तान के ITI एक्सपोर्ट में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक माह में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखी गई है। एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी IT की, खुशाइन बात है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अहमद, साबिक चेयरमैन पाशा, IT एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान की रवा माली साल के अख्ताम तक IT एक्सपोर्ट $3.5 अरब हो सकती हैं। $5 अरब का टारगेट रखा था। अगर हम ये अचीव कर लेते तो आज हम 7-8 अरब पे होते। तो इतनी सुस्त सरबी क्यों हो रही है हमारी एक्सपोर्ट में, क्या वजूहत हैं? जी, एक तो मैं ये बात बताऊंगा कि पिछले साल का टारगेट $5 अरब का था, और इस वक्त मेरे ख्याल में 9 महीने में 17% ग्रोथ है, जी। जो कि मेरे ख्याल में पिछले 10 साल की आप एवरेज एक्सपोर्ट्स देखें IT की, तो 20 से 25% ऑन एवरेज होती है। तो मेरे ख्याल में ये अभी भी काफ़ी अपने पोटेंशियल से कम है। बेशक कि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, मगर इस वक्त पोटेंशियल 100% ग्रोथ का है, यानी एक साल में 2 से 3 अरब डॉलर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इस वक्त $200 अरब के एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं, और हर 5 साल में उन्होंने अनाउंस किया कि $20 अरब हर साल बढ़ाएंगे अपनी एक्सपोर्ट। तो ये जो पाकिस्तान अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे जा रहा है। मेरे ख्याल में एक खुशाइंद बात यह है कि गवर्नमेंट का फोकस इस पे काफ़ी ज़्यादा है। जी। SIFC का भी उन्होंने क्रिएट की, और काफ़ी प्रॉब्लम्स SIFC ने हल भी किए, मगर ज़रूरत इस वक्त स्ट्रेटेजी बनाने की है। और आपको जैसे पता है कि काफ़ी सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुली चला नहीं सके अभी तक, वो मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसी तरह हम लोगों की स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अभी तक तो कोई सक्सेसफुल प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सके। तो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं बिजनेसेस के, जहां FBR, स्टेट बैंक और डिफरेंट इदारों से जी। ताल्लुक़ बनता है। तो इस तरह के काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और अगर एक स्ट्रेटजी के तहत इसको अप्रोच किया जाए, तो आपको याद होगा 2019-20 में 47% ग्रोथ थी, और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 100% ग्रोथ पर ईयर हो सकती है। 100% ग्रोथ पर हम क्यों नहीं जा पा रहे? और अगर ये जो मसाइल जो आपने अभी बताए हैं, इनको हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे? जब स्टेट बैंक, FBR, SIFC एक ही पेज पर हैं, तो फिर अब क्या ताख़ीर होने की वजह क्या है? जी, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग शॉर्ट टर्म क्विक विंस की तरफ के कोई चीज़ 2 महीने में, 3 महीने में कर दें। मेरे ख्याल में लीडरशिप के लेवल पे इस वक्त हमें चाहिए कि हम लोग एक स्ट्रेटजी पे एग्री करें। इस मुल्क में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का बड़ा मसला है, इसको कहते हैं टू मैनी कुक्स। तो 10 डायरेक्शन से 10 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे काम होता है। कोई फ्रीलांसर की तरफ भाग रहा होता है, कोई कोई इनोवेशन और स्टार्टअप्स की तरफ भाग रहा होता है, जी। कोई। सो हमें इस वक्त एक मजबूत किस्म की स्ट्रेटेजी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एज अ व्हीकल, जैसा कि फ़िलीपींस ने, इंडिया ने, दूसरे ममालिक ने इसको बड़ा सक्सेसफुली यूज़ किया।
हम लोग एक वन विंडो पॉलिसी के थ्रू स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को फाल बना के ये एक स्ट्रेटजी के तहत अचीव कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसी लीडरशिप जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और विजन दे के उसकी तरफ लेके जा सके। इस वक्त मसला ये है कि हर 5 महीने 1 साल में कोई नए लीडर्स, नई डायरेक्शन, नए आइडियाज़, और हमारी जो हर 6 महीने 1 साल में पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, और उसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ना होने की वजह से कोई भी जो प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं वो जी। कंप्लीट नहीं हो पाते। तो हम जो ये देख रहे हैं गुज़िश्ता कई माह से कि करोड़ों डॉलर्स के आईटी के एमओयू साइन हो रहे हैं यूएई से, कतर से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि एमओयू साइन हो रहे हैं। अब एमओयू तो साइन हो गए तो उन पे इम्प्लीमेंट तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने खड़ी हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा जोर जो है वो एमओयूज़ पे और इन चीज़ों पे हमेशा से रहता है, मगर वो एग्जीक्यूशन में चीज़ें आके फेल हो जाती हैं। और ये चीज़ अभी तक पिछले अगर आप सालों में देखें तो एग्जीक्यूशन में ऑन द ग्राउंड चीज़ें नहीं नज़र आ सकी। कंपनियों के मसाइल, इवन दो फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो मनी रेमिटेंस की बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी तक क्लेम तो करती है कि कंपनीज बाहर फॉर एग्जांपल अपनी रेमिटेंस कर सकती है, बाहर पैसे लेके जा सकती हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जब वो बैंकों में जाते हैं तो वो उनको इतनी आसानी से ये नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को देखें जी। तो बहुत अनाउंसमेंट हुई, मगर एक भी अभी कंपनी को वहाँ पे ऑफिस नहीं मिल सके। इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी पार्क्स के कई सालों से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिल्कुल। कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में हमें अब ये न्यूज़ मेकिंग से और नारों से और इस तरह के एमओयू से बात आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और ऑन द ग्राउंड कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जितने इदारे हैं, SIFC, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, PSEB, जी। जितने इदारे हैं, ये इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करें। और चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे लोग चेंज हो, मगर वो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे और स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के उसको 5 साल के लिए उसके ऊपर स्टिक करें। तो मेरे ख्याल में अगर फिलीपींस जैसा मुल्क $30 अरब सिर्फ कॉल सेंटर से बना सकता है, पाकिस्तानी यूथ इस वक्त बहुत टैलेंटेड है, जी। और बगैर मौक़ों के भी आप देखते हैं कि वो फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए। तो अगर इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले जी। तो इस वक्त पाकिस्तान आराम से $30 अरब के ऊपर ही पाकिस्तान को होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की नेचुरल पोजीशनिंग है, और अभी सिर्फ हम 3 अरब पे बैठे हुए। अच्छा ये बताएं अहमद साहब, ये भी कहा जाता है कि 3 अरब साढ़े 3 अरब डॉलर का जो फिगर है आईटी एक्सपोर्ट का, ये सिर्फ शो किया जाता है। असल में फिगर 5 अरब 6 अरब 7 अरब का होता है, उसको छुपा दिया जाता है कहीं वो टैक्स नेट में ना आ जाए, या कोई दूसरे मामला भी इसमें शामिल है, लॉन्ड्रिंग वगैरह के, मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये बात दुरुस्त है क्या? इस बात में हकीकत है? जी, ये बहुत अच्छे आपने पॉइंट रेज किया। इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि आईटी सेक्टर, हालांकि वो सेक्टर था जो कि निस्बतन पढ़ा लिखा सेक्टर और ज़्यादातर लीगल तरीके से काम करने वाला सेक्टर था, मगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी जिसमें इन्होंने फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्किंग को जिस तरह से प्रमोट कर किया, और उससे ये हुआ कि हमारे जो फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो कंपटिटिव नहीं रही, उनके मुलाजमीन पेरोल टैक्स नहीं देना चाहते। जी। तो इसलिए हमारे जो फॉर्मल कंपनी के मुलाजमीन भी फ्रीलांसर्स बन के टैक्स एवेजन के अंदर शामिल हो गए। अब कंपनियां भी मजबूर हैं कि रिमोट जब वर्कर, बाहर की कंपनियां यहाँ पे बगैर टैक्स के लोगों को हायर करती हैं, तो यहाँ की कंपनियां भी मजबूर होती हैं कि वो अपने लोगों को टैक्स के नेट से निकालें और इंटरनेशनल रेमिटेंस के थ्रू उनको पैसे भेजें। तो इस वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रे सेक्टर में जाती जा रही है, और इस हवाले से अभी तक कोई FBR या गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसकी पॉलिसीज़ ने इस तरह की ग्रे प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया अभी तक। और इस वजह से हमारी जो अच्छी कंपनियां हैं वो competitiveness लूज़ कर रही हैं, और अच्छी कंपनियों के बजाय जो अनस्ट्रक्चर्ड, जिसको इनफॉर्मल मार्केट जी। कहते हैं, वो बढ़ रही है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी सारा पैसा जो है रेमिटेंस के ज़रिए या और तरीक़ों से आता है, और काफ़ी सारा पैसा बाहर पार्क कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तानी इकॉनमी को लॉस होता है। और 30 से 40 मिलियन डॉलर का पेरोल टैक्स की चोरी भी हो रही है, जो कि मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत इस मसले की ग्रेविटी को समझ नहीं पा रही, और वो इसके हवाले से बल्कि पॉलिसीज़ ऐसी बन रही हैं जो इसमें
और इस मसले को कॉम्प्लिकेट कर रही है। आप पाशा के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इस दफ़ा आप क्या कहते हैं कि पाशा का किरदार कैसा है आईटी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉइस लेके चलना चाहिए जी। और उनको जो मसले मसाइल हैं उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना हमें फ़ोटो ऑप्स और एमओयूज़ और इस तरह की जो मार्केटिंग से बढ़ के जी। ऑन द ग्राउंड अगर काम ठीक जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस जो है वो ज़रा ऑप्टिक्स पे ज़्यादा है और जो ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पे फोकस कम है। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी एक्सपोर्ट को बहुत बूस्ट कर जाना चाहिए था। इस वक्त हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से नहीं बनाई। $3.5 अरब हमारी आईटी एक्सपोर्ट आज भी बहुत कम है। $5 अरब का टारगेट रखा था, उसको अचीव कर लेना चाहिए था। आगे बढ़ना होगा, SIFC को मुतहरिक होना पड़ेगा आईटी पॉलिसी को लेकर। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी तो आईटी एक्सपोर्ट हमारी ग्रो करेगी। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स हमें बताए हैं सैयद अहमद ने, और उनका ये मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान की यूथ के अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़कर मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस किया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, बिजनेस कम्युनिटी की, हमने आपको पूरी कहानी बताई, क्या एजेंडा था और आइंदा आने वाले दिनों में क्या एजेंडा लेकर बिजनेस कम्युनिटी PM से मुलाकात करेगी इस्लामाबाद में। इसके अलावा हमने स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड्स के बारे में गुफ्तगू की। 2 नए रिकॉर्ड्स आज भी कायम हुए और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद रिकॉर्ड्स कायम होंगे। इसके अलावा हमने आईटी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के हवाले से गुफ्तगू की कि क्या मसाइल हैं, FBR और स्टेट बैंक और SIFC क्या किरदार अदा कर सकता है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।